आज विकेंद्रीकृत नियोजन के बिंदु पर चर्चा करेंगे। भारत जैसे देश कई देशों में केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली का प्रभुत्व रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बैठे नियोजक पूरे समस्त देश के लिए अपने योजनाओं का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत विकेंद्रीकृत नियोजन में ग्रास रूट यानी तृणमूल ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग की जाती है। नीचे से छोटे छोटे प्रदेशों, छोटे छोटे क्षेत्रों की योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें जोड़कर पूरी बड़े राज्य की, बड़े क्षेत्र या राज्य की और फिर राष्ट्र की योजना बनती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो नियोजित आर्थिक विकास की प्रणाली अपनाई गई वो केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली पर आधारित थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर। इसके अंतर्गत केंद्रीय योजना आयोग विभिन्न राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग वगैरह वगैरह सेक्टरों के लिए विभिन्न साधनों तथा धन का निर्धारण करता रहा है। चूँकि अधिकांश धन का आवंटन केंद्र द्वारा होता है, राज्यों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग उठाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता और अंतिम निर्णय भी इस मामले में केंद्र का ही रहता है। किंतु जब से राज्यों में विभिन्न प्रादेशिक पार्टियां आने लगी हैं, तब से नियोजन के विकेंद्रीकरण हेतु मांग उठाई जाने लगी। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया जो कि ऊपर से नीचे की ओर रही है, उसकी विपरीत इस प्रादेशिक पार्टियों द्वारा मांगी गई जो नियोजन की प्रणाली है वो नीचे से ऊपर की ओर काम करने वाली है। इस प्रकार की डिमांड उनकी विकेंद्रीकृत नियोजन की रही है। विकेंद्रीकृत नियोजन की आवश्यकता क्या है? भारत जैसे विशाल देश में प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली विविधता और उनके विकास में विषमताएं दोनों पाई जाती हैं। इसलिए कोई भी नियोजन प्रक्रिया जब तक इन विषमताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों की और विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करे तो वो असफल ही रहेगी। अब तक लागू की गई केंद्रीकृत योजनाओं एवं विशिष्ट क्षेत्रों के विकास की योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत संपन्न प्रदेशों या लोगों को ही मिल पाया है, क्योंकि केंद्र में बैठे लोग विभिन्न क्षेत्रों एवं लोगों की समस्याओं और वास्तविकता को समझे बिना ही यथार्थहीन योजनाएं आरोपित करते आए हैं। इसी कारण आज भी देश में जनजातीय, पर्वतीय, बाढ़ या सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्य धारा के विकास से कटे हुए ही हैं। इन दशाओं में नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश जरूरी हो गया है। संपूर्ण देश का एकीकृत क्रियात्मक इकाई के रूप में विकास करना जारी रखना होगा केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से, किंतु साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना होगा। यानी कि केंद्रीकृत नियोजन भी रहेगा, लेकिन विकेंद्रीकृत नियोजन के तत्व भी शामिल करने पड़ेंगे। साथ ही क्षेत्रीय व राष्ट्रीय योजनाओं में पारस्परिक समन्वय इसलिए स्थापित करना जरूरी होगा। विकेंद्रीकृत नियोजन की जो विधि है वो कैसे काम करती है, वो केंद्रीकृत नियोजन की विधि के विपरीत है। केंद्रीयकृत नियोजन या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है उसमें एक स्तरीय नियोजन होता है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में उसका नियोजन किया जाता है और उसमें अलग अलग सेक्टर के, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के अनुसार पैसा निर्धारित करके आवंटित करके दे दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के लिए धन संसाधन आवंटित कर दिए जाते हैं। सकल आवंटन में से विभिन्न राज्यों के आवंटन निर्धारित कर दिए जाते हैं। यही है केंद्रीयकृत नियोजन। जबकि विकेंद्रीकृत नियोजन अलग अलग क्षेत्रों के
स्थानीय विशेषताओं के से अधिक निकट का संबंध रखता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाई जाती हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन की विधियों में सूक्ष्म नियोजन, जिसको माइक्रो लेवल प्लानिंग बोलते हैं, या मिश्रा और सुंदरम द्वारा दी गई लक्षित समूहों के लिए करोड़ सेक्टरों के विकास की विधि, या फ्राइडमैन और डगलस द्वारा दी गई कृषि नगर विकास एग्रोपोलिटन डेवलपमेंट की विधि को गिनाया जा सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि नगरों की संकल्पना पर आधारित नियोजन अपने आप में एक सैद्धांतिक रूप से सफल होने की संभावनाएं रखता है। कृषि नगरों पर आधारित नियोजन कृषि उत्पादों के संग्रहण केंद्रों यानी कि विभिन्न मंडी केंद्रों, विपणन केंद्रों आदि को समाहित करेगा। डगलस और फ्राइडमैन की कृषि आधारित वैकल्पिक विकास रणनीति को त्वरित ग्रामीण विकास की रणनीति कहा गया है, जिसके निम्नलिखित अंग थे। कृषि को अर्थव्यवस्था का अग्रणी क्षेत्र बनाना, कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कृषि मुख्य भूमिका निभाएगा। कृषि सेक्टर राष्ट्रीय विकास हेतु सीमित मानवीय आवश्यकताओं पर बल, यानी कि लालच पर नहीं, मानव की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति पर एम्फेसिस देना है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सामाजिक वर्गों तथा गांव नगर के बीच आय तथा जीवन की दशाओं की असमानता को दूर करना, असमानताओं को दूर करना विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रामीण, नगरीय और समाज के वर्गों। औद्योगिक द्वैतवाद की नीति के अंतर्गत विशाल पूंजी सघन उद्योगों की प्रतियोगिता से घरेलू बाजार हेतु उत्पादन करने वाली छोटे उत्पादकों को बचाना, कि छोटे छोटे जो उत्पादक हैं, औद्योगिक उत्पादक हैं, उनकी रक्षा करना बड़ी उद्योगपतियों से। अतः इस अवधारणा को नीचे से ऊपर की ओर विकास की प्रक्रिया लागू करने की अनुशंसा की जाती है इस प्रकार के नियोजन में। भारत में इस प्रकार के नियोजन की आवश्यकता क्या है और उसका ढांचा किस प्रकार उपलब्ध है। प्रादेशिक नियोजन को भी हम एक तरह से विकेंद्रीकृत या बहुस्तरीय नियोजन का प्रकार कह सकते हैं। गांधी जी ने भी गांवों को आधारभूत इकाई मानते हुए विकेंद्रीकृत प्रशासकीय तंत्र का पक्ष लिया था, कि वो गांवों को आधार बनाकर देश का विकास करना चाहते थे। ऐसे ही मैसूर या कर्नाटक के प्रसिद्ध नियोजक और इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने अपने राज्य में 4 स्तरीय नियोजन का सुझाव दिया था, कर्नाटक या मैसूर राज्य में। भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित है। एक है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। पिछले दशकों में जो विकसित हुआ है भारत में इस प्रकार का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, वो आवश्यक बना देता है कि नियोजन और विकासात्मक प्रक्रियाएं कई क्षेत्रीय स्तरों पर कार्य करें। संविधान में भी नीति निर्धारण और संसाधन जुटाने में राष्ट्रीय सरकार को मुख्य भूमिका दी है, किंतु साथ ही विभिन्न राज्यों को भी अपनी अर्थव्यवस्था अपने ढंग से चलाने की अनुमति भी दी है। भारत एक संघीय राज्य फेडरल स्टेट है, जिसमें विभिन्न प्रांत अर्ध स्वायत्त राजनीतिक इकाइयां हैं। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों को 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के अनुसार बांटा गया है। इसलिए योजना क्रियान्वयन की प्रशासनिक मशीनरी भी राज्यों द्वारा भी नियंत्रित है। अतः भारत में जो विकसित हुआ राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है वो एक तरह से विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए उपयुक्त और उसका पक्षधर है। और भारत में प्रशासन को भी जिलों और ब्लॉक स्तरों पर बांटकर विकास के कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए ढांचा उपलब्ध है, प्रशासनिक और राजनीतिक। दूसरा है सामाजिक आर्थिक यथार्थ। भारत में समाज और समाज की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जो विशेषताएं हैं
वो विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाने को प्रोत्साहित करती है। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज में दिखाई पड़ने वाली जो एकता वो केवल ऊपरी स्तर पर ही है। पिछले दशकों में विकास कार्यों से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी समान रूप से पूरे देश में नहीं हो पाई है। रोजगार और सामाजिक परिवर्तन को लेकर प्रादेशिक एवं वर्गीय विषमताएं कायम हैं। आवश्यकता से अधिक केंद्रीकृत योजनाओं पर आश्रय इन विषमताओं का एक मुख्य कारक माना जा सकता है, कई लोग मानते हैं। तीसरा है समस्याओं का स्तरीकरण। विभिन्न समस्याएं हैं जो वो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समस्याएं पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग, फिर उससे छोटे जिला या ब्लॉक स्तर पर समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसलिए उनका सामना उन स्तरों पर ही किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय समस्याओं का सामना राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश की समस्याओं का सामना प्रादेशिक स्तर पर, और छोटे प्रदेश क्षेत्रों की समस्याओं का सामना सूक्ष्म या स्थानीय या जिला या ब्लॉक स्तर पर किया जा सकेगा। आगे भारत में नियोजन और उसका विकेंद्रीकरण का स्वरूप को देखते हैं। भारत में वैसे अब भी मुख्य तौर पर मोटे तौर पर केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली ही लागू है। योजनाओं का निर्माण केंद्र द्वारा ही किया जाता है। राज्यों के लिए निर्धारित योजना राशि के अनुसार विभिन्न राज्य विस्तृत अलग अलग अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के लिए योजनाएं बनाते हैं। राज्यों में नियोजन मशीनरी का विकास व राज्य योजनाओं का निर्माण ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले दशकों में ही शुरू हुआ है, नहीं तो केंद्रीकृत नियोजन ही चला है। राज्य स्तर पर शीर्ष नियोजन संस्था आमतौर पर राज्य नियोजन बोर्ड होता है, परंतु ये विभाग ज़्यादा काम नहीं करके केवल योजना के आकार को ही बढ़ाने में लगा रहता है ताकि केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त की जा सके। भारत की विविधता और आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण जरूरी है। यद्यपि राज्य से निचले स्तर पर नियोजन का ढांचा व प्रक्रिया अभी उतने मजबूत नहीं है। नियोजन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता के पक्ष में ये तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान राष्ट्रीय व राज्य नियोजन ग्राम स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान ही नहीं रख पाते। राज्य स्तर पर राज्य भी बड़े हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी है ना, छोटे छोटे गाँव या कुछ गाँव के समूह की स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको अनदेखा हो जाता है। उनकी योजना वो बना नहीं सकते इतनी दूर बैठे हुए। शुद्ध रूप से स्थानीय आवश्यकताओं व समस्याओं के निराकरण हेतु जिला व ब्लॉक स्तर पर नियोजन को इसलिए बढ़ावा देना जरूरी है। यद्यपि प्रत्येक ब्लॉक हेतु ब्लॉक स्तरीय नियोजन एक बार तो कठिन है, क्योंकि इसका है ना प्रक्रिया विधि ढांचा विकसित नहीं है, लेकिन जिले स्तर पर इससे शुरू किया जा सकता है विकेंद्रीकृत नियोजन को। देश की जो वर्तमान प्रशासकीय संरचना में जिला इसी विभिन्न कारणों से उपयुक्त विकेंद्रीकृत नियोजन की इकाई माना जा सकता है, जिसके कुछ कारक हैं। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो कलेक्टर के साथ मिलकर कार्य करते हैं। कृषि के, उद्योग के, है ना, जलदाय विभाग के, सब तरह के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक नेतृत्व भी इस स्तर पर उपलब्ध रहता है। पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह की जो ढांचा है वो उपलब्ध है राजनीतिक रूप से। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिला विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ये सदस्य विधानसभा में स्थानीय मुद्दों को उठा सकते हैं। तो इन कारणों से जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत नियोजन को शुरू किया जा सकता है। भारत में इस तरह के नियोजन की समस्याएं क्या हैं? जिला स्तर पर इस तरह का नियोजन का महत्व प्रथम 3 योजनाओं में स्वीकारा भी गया था, किंतु कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए।
उठाई जा सके। राज्य स्तर पर नियोजन में क्षेत्रीय आयाम की इस कमी के कारण राज्यों में प्रादेशिक असंतुलन उभरने लगा। आर्थिक सामाजिक विकास में अलग अलग हिस्से जो राज्य के हैं वो उनमें कोई विकसित, कोई अर्ध विकसित, कोई एकदम पिछड़ा हुआ हो, ऐसे इस प्रकार का प्रारूप उभरने लगा, जिसके कारण राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए मांग भी उठने लगी। 1968 में योजना आयोग ने जिला स्तरीय योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश बनाए, जिनके अंतर्गत अधिकतर राज्यों में जिला स्तरीय योजनाएं तैयार भी की गई। इन योजनाओं को बनाने में कठिनाई आई क्योंकि पहली बार शुरू हुआ था जिला स्तर पर। विभिन्न विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, बहुत सी एजेंसियां थी जिनके बीच समन्वय का अभाव भी था, कोऑर्डिनेशन का, मिलकर काम करने की उनकी मशीनरी जो है उनका ढांचा वो उस तरह विकसित नहीं हो पाया था। विभिन्न विभाग अपने अपने दैनिक कार्यों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास मध्यम या दीर्घकाल की योजनाएं बनाने के लिए समय, संसाधन व दक्षता की कमी रहती है। इन विभागों द्वारा बनाई गई योजनाएं भी संकीर्ण दृष्टि से बनाई गई होती हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को जब जोड़ा जाता है तो एक ऐसी संपूर्ण योजना बनती है जिसमें समन्वय का पूर्ण अभाव रहता है। जब योजनाओं को संयोजित करने पर उनका संभावित बजट वास्तविक बजट आवंटन से अधिक हो जाता है तो उनके बजट आवंटन को काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार बनी जिला स्तरीय योजनाएं विभिन्न प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त कार्यक्रम के रूप में दिखाई नहीं पड़ती। वो है ना, एक उपयुक्त योजनाओं के रूप में वो कार्य करते हुए दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो वैज्ञानिक क्रमबद्ध ढंग से योजनाएं बनी भी नहीं थी। इसका कारण है कि जिला स्तर पर नियोजन हेतु कोई विशेष विभाग भी मौजूद नहीं होता। ज़्यादातर राज्यों में कोई विभाग नहीं है नियोजन से संबंधित, जो विभिन्न विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सके और विभिन्न विभागों में समन्वय भी ला सके। जिला स्तरीय नियोजन की कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे विभिन्न विभागों के पास आर्थिक व सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके लिए आजकल हर जिले में जिला सांख्यिकीय विभाग खोले गए हैं। राज्य स्तर पर योजना संबंधी कार्यों का स्पष्ट निर्धारण न होने से जिला स्तरीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं से जोड़ना भी कठिन हो जाता है और विभिन्न राज्यों व केंद्र सरकार के कार्यालय जो कि जिला स्तर पर कार्य करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय का अभाव रहता है, जिसके कारण उपयुक्त योजनाओं के निर्माण और दक्षतापूर्वक निर्माण में दिक्कत आती है।